आज हम बात करेंगे रिग्रेशन की। और रिग्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अजम्पशन है होमोस्कैडिसिटी। इसकी भी बात करेंगे, वायलेट होता है तो क्या किया जाएगा इस केस में। मेरे पास एक फ़ाइल है malcost.sv। ये फ़ाइल मैंने ग्रुप पे भी अपलोड की हुई है, डाटा एनालिसिस ग्रुप पे। और उसमें मैंने डिटेल्स भी एक्चुअली लिखे हुए हैं कि क्या पर्पज़ है, क्या करना होता है, स्टेप्स क्या हैं इसके। तो उसी का ये वीडियो भी बना रहा हूँ मैं। इसका जो लिंक है ये भी मैं इसी में दूंगा यूट्यूब में। बेसिकली ये मॉल के कॉस्टिंग पैरामीटर्स की फ़ाइल है, जिसमें एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन गिवन है, जो डिपेंड करती है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ आर्किटेक्ट, मॉल इनसाइड है या इंडोर है या आउटडोर है, और कितनी उसका स्क्वायर फुटेज है, एरिया कितना है। तो 40 ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे पास, जिनमें से एक इन और आउट कैटेगोरिकल वेरिएबल है, बाकी तीनों मीट्रिक वेरिएबल हैं। तो हम इस पे रिग्रेशन रन करेंगे विद ऑल द अजम्पशंस। रिग्रेशन का जो सबसे बड़ा एनिमी है वो है आउटलायर, और आउटलायर हमारे काम को ख़राब कर सकता है। तो ये सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, आउटलायर देखते हैं एक एक डाटा के अंदर। तो डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोर और एक्सेप्ट, इंडोर आउटडोर, बाकी तीनों में हम चेक करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में आउटलायर और प्लॉट में ही हटा देते हैं। तो बॉक्स प्लॉट हमारे पास आ जाएगा। सिंटैक्स जनरेट हो रहा है 40 हैं, कोई मिसिंग नहीं है। स्क्वायर फुटेज में मीन है 1.04 और ट्रिम्ड है 1.03, कोई लग तो नहीं रहा। एक्सपीरियंस 14 और 5% 14, ये भी ठीक है। एडजस्टेड कोड 177, 5% 169, कोई बहुत आउटलायर लग तो रहा नहीं है। वैल्यू देख लें 1.9281.34348, काफ़ी रेंज है बड़ी। 22, 21, 8, 9, 440, 419, 61, 63, कोई आउटलायर लग तो नहीं रहा है। पहला बॉक्स प्लॉट क्लियर है, दूसरा बॉक्स प्लॉट क्लियर है, तीसरा 2 मामूली सा, शायद 410 तक हमारा डाटा है और ये 415 होगा। कोई ऐसा बड़ा आउटलायर लग नहीं रहा है देखने से। तो इसमें एक और अच्छा पॉइंट रहता है कि आउटलायर को अगर कोई कैटेगरी है, कैटेगरी के बेस पे देख लें। लाइक अभी इंडोर आउटडोर में भी हम देख लेते हैं, इसमें तो नहीं है, कोई सेपरेट भी हमारा क्लियर होना चाहिए। तो बॉक्स प्लॉट में क्लियर है, कोई आउटलायर नहीं है, यहाँ पर भी कोई आउटलायर नहीं है। कॉस्ट में एक आउटलायर है। आउटडोर की मैक्सिमम जो कॉस्ट हैं वो 75 से 190 के रेंज में है, एक वैल्यू 300 की रेंज में 28, और ये हमारा है एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये देख लेते हैं, एडजस्टेड कॉस्ट ऑब्जर्वेशन नंबर 28, 315। ऐसा लग रहा है ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है आउटडोर के हिसाब से। आउटडोर में बाकी वैल्यू काफ़ी छोटी हैं। ओके, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे हम कि आउटलायर है, हालांकि रिकमेंडेड आउटलायर नहीं है, छोड़ सकते हैं, पर ये इसको हम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ये दूसरा तरीका, हाँ, दूसरा हमारे पास ये है कि हम एक एक चेक करें इनका आपस में रिलेशन है या नहीं, कॉस्ट का इन सब से। क्योंकि अगर हमें रिग्रेशन लगाना है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो कोरिलेशन बाइवेरिएट, चारों को इस साइड कर दिया। ओके, तो टेबल को अगर हमें कुछ कस्टमाइज़ करना हो, डबल क्लिक, और डबल क्लिक से पाइवट के अंदर पाइवटिंग ट्रे। पहला जो है ये वेरिएबल्स हैं, दूसरे में स्टैटिस्टिक्स है, मुझे इसको छोटा करना है। तो ये हमारा कोरिलेशन है, क्या आने की उम्मीद है। एडजस्टेड कॉस्ट स्क्वायर फुटेज से काफ़ी हाईली कनेक्टेड है, 0.78। ओके, एडजस्टेड कॉस्ट इंडोर आउटडोर से माइनस में कनेक्टेड है, नेगेटिवली। इसका मतलब हुआ कि वैल्यू देखिए इंडोर आउटडोर की क्या वैल्यू है। 0 इंडोर है, 1 आउटडोर है। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है 0 से 1, हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। 0 इंडोर 1 आउटडोर, इसका मतलब आउटडोर की कॉस्ट ज़्यादा है और इंडोर की कॉस्ट कम है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के नेगेटिव, ये बहुत ही कमाल है। आर्किटेक्ट का अगर एक्सपीरियंस हमारा पोस्ट ज़्यादा है तो कॉस्ट तो कम होनी चाहिए। हाँ ठीक है, रिलेट है। एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएगा, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव है पर बहुत कम है। तो एडजस्टेड कॉस्ट से सिर्फ स्क्वायर फुटेज ज़्यादा अच्छा रिलेटेड है, बाकी दो कम रिलेटेड है, नेगेटिवली रिलेटेड है। इनमें आपस में कोरिलेशन कैसा है। और एडजस्टेड कॉस्ट का इंडोर से बहुत ही कम है, इनका भी बहुत ही कम है। स्क्वायर फुटेज के साथ काफ़ी कम है, इन दोनों का भी कम है। तो मल्टीकोलिनिटी तो कोई इशू लग नहीं रहा है।
अब इस केस में क्या किया जाता है कि जब हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, ये नंबर एक तो मल्टीपल रिग्रेशन का केस है, एक डिपेंडेंट है कई इंडिपेंडेंट है। तो कई इंडिपेंडेंट में अगर हमारे पास एक नॉन मीट्रिक है तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? या तो इसमें अनकोवा लगाना चाहिए हमें, या रिग्रेशन विद डमी वेरिएबल। तो आइए एक बार ये चेक करके देखते हैं। पहले रिग्रेशन विद डमी से पहले क्या कॉस्ट और इन आउट का रिलेशन है या नहीं। तो इसमें 2 कैटेगरी हैं, तो बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग और टी टेस्ट लगना चाहिए। कॉस्ट भी चेक कर लें, नॉर्मलिटी है या नहीं कॉस्ट की। हालांकि एंडी फील्ड का ये कहना है कि जो अनोवा प्रोसीजर है या टी है वो बहुत रोबस्ट है, यानी अगर वो नॉर्मलिटी नहीं आती तो भी इन और आउट के लिए सेपरेटली, अगर नॉर्मलिटी नहीं आती तो भी आप टी के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। ओके, पी क्यू क्यू प्लॉट से देखिए थोड़ा सा वेरिएशंस हैं, बहुत कम पॉइंट हैं इसके ऊपर, इसमें भी कम ही पॉइंट है, वैसे लग तो नहीं रही है नॉर्मलिटी। रूल क्या है, पीपी प्लॉट क्यू क्यू प्लॉट को कैसे पढ़ते हैं? अगर आपके मैक्सिमम पॉइंट इस लाइन के ऊपर आते हैं डायगोनल पे, लाइन के ऊपर ये देखिए अभी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 के करीब लग रहे हैं 40 में से ऑब्जर्वेशन, इसकी भी 1 2 ऑब्जर्वेशन है। अगर मैक्सिमम इसके ऊपर हो या कंसनट्रेटेड हो तो हम बोलते हैं कि हाँ नॉर्मलिटी है, अदरवाइज़ नहीं। तो इस केस में 0.05 से बड़ी हैं दोनों वैल्यू तो हम बोलेंगे हाँ नॉर्मलिटी है। तो देखिए ये कई बारी एक पॉइंट रहता है, देखने में तो ये लग रहा है कि नहीं है नॉर्मल, ये भी नहीं है, जबकि एक तो काफ़ी अलग ही है। ये रिमेंबर ये 300 वाला है, जो एक वैल्यू हमारी 315 के करीब थी आउटडोर में, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। अदरवाइज़ मैक्सिमम वन सैम्पल केस टेस्ट का कहना है कि दोनों वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो नॉर्मलिटी तो है। चलिए टी टेस्ट लगा के देखते हैं क्या हमारा कॉस्ट का इन और आउट से कोई रिलेशनशिप है। 0 और 1 हमारी कैटेगरीज हैं। हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरिकल है, 2 कैटेगरी हैं, कोड 0 और 1 है। डिपेंडेंट वेरिएबल मीट्रिक है, इसलिए हम टी टेस्ट लगा रहे हैं। तो आउटडोर की जो कॉस्ट है ऑन एन एवरेज 136 है, इंडोर की कॉस्ट 190 है। ये तो उल्टा है। वेरिएशंस भी काफ़ी फ़र्क सा लग रहा है वेरिएशंस में, लेकिन 11 ने का नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में इक्वल वेरिएंस है। अगर 11 टेस्ट की वैल्यू 0.05 से बड़ी होती है तो हम बोलते हैं इक्वल वेरिएंस, अदरवाइज इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम्ड। और कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन नहीं है। इम्पॉर्टेंट है। आउटडोर इंडोर में जो दिख रहा है गैप 190 136 का, लग रहा है बहुत ज़्यादा गैप है, पर इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, यानी 54 कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। चलिए अब हम रिग्रेशन पे चलते हैं। लीनियर रिग्रेशन, कॉस्ट हमारे यहाँ है और तीनों हमारे वेरिएबल हमने यहाँ डाल दिए। सबसे पहले ओके, एंटर मेथड यूज़ किया है, सबको एक साथ डाल दिया, बढ़िया। R² 66 है, ओके। अनोवा सिग्निफिकेंट है, यानी मॉडल इज़ अ गुड फिट। और ये इक्वेशन आ जाएगी, कॉस्ट इज इक्वल टू 25 प्लस 184 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस। पर इसमें ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो सिग्निफिकेंट नहीं है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ आर्किटेक्ट ये तो इनसिग्निफिकेंट है, दैट इज़ नल हाइपोथेसिस दिस इज इक्वल टू 0, वो एक्सेप्ट हो गई, तो ये तो हटा देना चाहिए। मज़ेदार बात है कांस्टेंट भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये दोनों सिग्निफिकेंट है। एक और वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, इंडोर आउटपुट इंडोर आउटडोर यहाँ पे तो सिग्निफिकेंट रिलेशन आ रहा है और यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा था। वाह, ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली ये जो मैं बार बार बोलता हूँ कि रियल कहानी कोरिलेशन नहीं बताता है, वो पार्शियल कोरिलेशन बताता है। अब देखिए जब स्क्वायर फुटेज लिया तो ये भी हमारा सिग्निफिकेंट हो गया, और अब एब्सेंस में चेक करें एक बार, क्या ऐसा ही है या कुछ स्पेस हमारे साथ गेम खेल रहा है। तो मैंने अभी एक बार दोबारा से रन किया है, सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है इंडोर आउटडोर मॉल, इनसिग्निफिकेंट है मॉडल और रिलेशन भी नहीं है इंडोर आउटडोर। एक और चीज़, जिनको ये बार बार लगता है कि भाई ये इसकी गुत्थी क्या है, कैसे समझ आएगी ये गुत्थी कि टी टेस्ट क्या होता है और रिग्रेशन क्या होता है। वैसे मैंने अपने जो एक वीडियो है डमी वेरिएबल पे उस पर समझाया है। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ नल हाइपोथेसिस, इंडोर मॉल की कॉस्ट है 190, आउटडोर मॉल की 136, दोनों में गैप है 54 का। इंडोर की जो कोड है वो 0 है, इसका कोड 1 है।
अगर इसी को रिग्रेशन से रन किया तो सबसे पहले तो ये चेक करें 139 डिग्री ऑफ फ्रीडम 38 है, ये 38 है, सेम आ रही है वैल्यूज़। सेकंड ये चेक करें, कांस्टेंट है 190। कांस्टेंट क्या होता है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगर x हमारा 0 है तो y इज इक्वल टू बी 190। यानी जो कांस्टेंट होता है डमी वेरिएबल में, अगर एक ही वेरिएबल है सिर्फ डमी, तो वो हमारे बेस वेरिएबल की वैल्यू आती है। चेक करें ये 190 है, क्योंकि इंडोर की हमारी थी ना 0, इसका 1 था। तो यानी अगर हम इक्वेशन लिखते हैं 190 माइनस 54 इंटू इंडोर, उसमें इंडोर का कोड है 0, तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये हमारा आउटडोर की वैल्यू रह गई। और अगर इसकी वैल्यू 1 रखते हैं आउटडोर के लिए तो इसमें से 54 और कम हो जाएगा। ये 54 ये यही है जो मीन डिफरेंस है 54.065। तो चाहे आप रिग्रेशन लगा लें, चाहे आप टी टेस्ट लगा लें, एक ही रिजल्ट आने की उम्मीद है आपको। तो रिग्रेशन में तो इनसिग्निफिकेंट है ये, लेकिन जब हमने अभी अभी देखा कि स्क्वायर फुटेज के साथ लिया तो कहानी ये बदल गई, और स्क्वायर फुटेज के साथ हमारा आ गया है सिग्निफिकेंट हो गया, हालांकि बिल्कुल पॉइंट पे सिग्निफिकेंट है। आइए एक चीज़ करते हैं, सबसे पहले तो कांस्टेंट हटा के देखते हैं। कांस्टेंट इनसिग्निफिकेंट है, यानी सबको डाल दीजिए आप, और इसका कांस्टेंट हटा देते हैं। ओके, आर स्क्वायर 92% हो गया। जस्ट सी, पहले आर स्क्वायर 66% था, और अब आर स्क्वायर उन्हीं तीनों के साथ अब हमारा आर स्क्वायर हो गया है 92%। लेकिन स्टिल इंडोर आउटडोर अब इनसिग्निफिकेंट हो गया। देखा, एक तो कांस्टेंट की वजह से आ रही थी बात, और एक हमारा स्क्वायर फुटेज से भी। ओके, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो हटा ही देना चाहिए, इसकी तो कोई डाउट ही नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, 92 ऑलमोस्ट, यानी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा था, और इंडोर आउटडोर फिर सिग्निफिकेंट हो गया, मज़ेदार। तो ये फिर से सिग्निफिकेंट हो गया। चलिए, ये हुई हमारी पहली बात कि हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे रिग्रेशन गोज़ थ्रू ओरिजिन। मेरे ख्याल से सेंस भी करता है, क्योंकि अगर स्क्वायर फुटेज 0 है और हम इंडोर की बात कर रहे हैं, इंडोर मॉल है और स्क्वायर फुटेज है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं है बेसिकली, तो उसमें कॉस्ट भी नहीं होनी चाहिए। सेंस करता है ओरिजिन से जाना। ओके, अब दोनों सिग्निफिकेंट है, यहाँ हमारा मॉडल ये क्लियर हो गया है, और स्क्वायर फुटेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडोर आउटडोर। अब इसके आगे क्या? इसके आगे अब हम चेक करेंगे अपने अजम्पशंस होमोस्कैडिसिटी का। सबसे पहले थ्योरी क्या है, होमोस्कैडिसिटी क्या चीज़ होती है, तो मैं इनको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। होमोस्कैडिसिटी क्या होती है? होमोस्कैडिसिटी अजम्पशन ये बोलता है कि जो आपका रेजिडुअल है वो रेजिडुअल किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। चेक कैसे करेंगे? एक बार फिर से रिग्रेशन रन करेंगे, और अब हम यहाँ करते हैं प्रेडिक्टेड वैल्यू अनस्टैंडर्डाइज, और प्रेडिक्टेड वैल्यू ये भी नहीं चाहिए, इनफैक्ट मुझे सिर्फ स्टैंडर्डाइज चाहिए। अनस्टैंडर्डाइज स्टैंडर्डाइज में एक डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कोई बिगनर हो तो प्रेडिक्टेड वैल्यू भी मैंने टिक कर दी है उनके लिए। आइए देखते हैं क्या मतलब है। ये तो है प्रेडिक्टेड वैल्यू, पहले इनका नॉमेनक्लेचर देखें। अनस्टैंडर्डाइज प्रेडिक्टेड वैल्यू, स्टैंडर्डाइज अनस्टैंडर्डाइज रेजिडुअल, स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल। इसका क्या मतलब होता है? जब हमारा कॉस्ट 72 थी, हमने रिग्रेशन रन किया, तो हमारी कॉस्ट हमारे अनुसार आनी चाहिए 82, यानी जो लाइन मैंने लिखी थी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हटा के, इन दोनों के बेस पे अगर स्क्वायर फुटेज 0.73 रहता है और ये आउट वाला रहता है आपका आउटडोर मॉल है, तो कॉस्ट हमारे अनुसार, यानी ये जो मॉडल हमने यूज़ किया था ना -44 इंटू इंडोर आउटडोर 181 प्लस दिस, इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारी वैल्यू आनी चाहिए 88। ओरिजिनल थी 72, जब 440 थी हमारी 348। तो ये हमारे प्रिडिक्शंस हैं, और जो बच गया दोनों का गैप वो ये है, राइट। अब इन सब का हम एक बारी चारों का ये निकालते हैं, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, देखिए इनसे क्या आएगा। तो सबसे पहले तो रिग्रेशन इस तरह से बनाया जाता है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ यहाँ पर 177 है, और जो प्रिडिक्टेड है उसका भी मीन ऑलमोस्ट सेम है, ये एक्चुअली बिल्कुल सेम आते हैं। रेजिडुअल हमारा इनका मीन इतना, और कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 58, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल है उसका है 0.01। ये एक्चुअली 0 आना चाहिए, ये भी 0 आना चाहिए, ये मज़ेदार है, और ये 1 आना चाहिए। यानी स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल में मीन 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है। अनस्टैंडर्डाइज में मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ ना कुछ रहता है।
तो इसके दो तीन एजम्पशन हैं। सबसे पहले तो जो हमारा रेजिडुअल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो अब हम इसको चेक कर सकते हैं एक्सप्लोर में जाके, क्या ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनस्टैंडर्डाइज रेजिडुअल को चेक करें, प्लॉट नॉर्मलिटी, चेक करें जी हाँ ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये तो ओके है, 0.05 से बड़ा यानी नॉर्मलिटी है हमारी, ये तो हुआ क्लियर। अगला क्या एजम्पशन है? अगला हमारा एजम्पशन है कि जो हमारा, देखिए मैं एक बार दोबारा बता दूं, जो रेजिडुअल है स्टैंडर्डाइज, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है। हम हमेशा स्टैंडर्डाइज वैल्यू को चेक करते हैं, रेजिडुअल की वैल्यू को नहीं चेक करते, रॉ वैल्यू को। तो इसको तो मैं हटा ही देता हूँ। रेजिडुअल वैल्यू हमारा किसी भी इंडिपेंडेंट से लिंक नहीं होना चाहिए, ये हमारा होमोस्कैडिस्टी एजम्पशन है। और चेक करते हैं सिंपल स्कैटर। सिंपल स्कैटर में स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल हमेशा वाई एक्सिस में और स्क्वायर फुटेज एक्स एक्सिस में। ओके, ग्राफ को कैसे स्टडी करेंगे? देखिए, जब मेरा स्क्वायर फुटेज 0.45 के करीब था तो स्प्रेड देखिए, ये स्प्रेड है इतना, ठीक है, रेंज। जब ये बढ़ा रेंज ऐसी हो गई, जब रेंज बढ़ा और बढ़ गई, रेंज बढ़ा और बढ़ी। तो जब ये फनल शेप में आता है, इसका मतलब क्या हुआ? स्कैडिस्ट्री का मतलब है कितना स्प्रेड, होमो का मतलब है सेम। इसका मतलब अगर मेरा रेजिडुअल सब पे सेम वेरिएंस है, इतना ही यहाँ वेरिएंस, यहाँ वेरिएंस, यहाँ वेरिएंस, यहाँ वेरिएंस, वेरिएंस मतलब इसकी रेंज कितना स्प्रेड है। तो जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट देखिए, ये तो स्प्रेड इतना हुआ, यहाँ पे इतना हुआ, यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा है, तो फनल शेप आ गई ना एक। इसका मतलब है ये दोनों रिलेटेड हैं। इसका मतलब है अजम्पशन ऑफ ओएलएस रिग्रेशन हमारा वायलेट हो रहा है। और देखें और कौन कौन गड़बड़ कर रहा है। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो खैर रिलेटेड ही नहीं था, भारी कर दिया था हमने। अब देख भी सकते हैं, देखिए इसका स्प्रेड देखिए, ऑलमोस्ट सेम, यहाँ पर भी सेम, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ भी सेम, मतलब बिल्कुल अनकोरिलेटेड सा है। कोई भी पैटर्न नहीं आना चाहिए किसी के साथ भी, यहाँ तक कि जो आपका डिपेंडेंट है उसके साथ भी नहीं आना चाहिए। डिपेंडेंट देखिए, डिपेंडेंट के साथ जब रेजिडुअल दिया, जैसे जैसे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा है हमारा रेजिडुअल भी बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप। यानी थोड़ी सी तो प्रॉब्लम लगी रही है इसमें। अब क्या करें? अगर हमें ऐसा लगता है कि ये एक फनल शेप आ रहा है स्क्वायर फुटेज, और लास्ट भी चेक कर लें हम, एक हमारा था इंडोर आउटडोर। खैर इसमें तो दो ही कैटेगरी थी, तो क्या आना चाहिए, कुछ यहाँ पर है कुछ यहाँ है, ये तो बिल्कुल रिलेटेड नहीं हुआ। तो बेसिकली हमारा जो डिफ़ॉल्टर है वो डिफ़ॉल्टर हमें लग रहा है कि स्क्वायर फुटेज है। ओके, अब क्वेश्चन आता है, अब क्या करेंगे? यहाँ हम यूज़ करेंगे वेट, यानी इसका जो वेट है वो कुछ वैल्यू है जिसको हम अभी नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए, लीनियर रिग्रेशन में लिखा हुआ है WLS वेट। अब हम इसको यूज़ करेंगे, पर ये वेट कैसे कैलकुलेट होगा? हमें क्या पता कि इसका क्या रिलेशनशिप है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रिग्रेशन वेट एस्टिमेशन में। वेट एस्टिमेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल एडजस्टेड कॉस्ट, इंडिपेंडेंट स्क्वायर फुटेज और वेट वेरिएबल भी स्क्वायर फुटेज को ही दे देते हैं कि इसका बताइए क्या रिलेशनशिप है, क्या वेट इनका इंडिपेंडेंट तो इतना था, तो वेट कितना आ रहा है। बेसिकली दिया होता है -2 to 2, ठीक है। ऑप्शंस में सेव बेस्ट ही हम लास्ट में करेंगे और बस ओके कर देते हैं। हमें एक्चुअली यही टेबल देखनी है, लॉग लाइक्लीहुड, और किसी के ऊपर ए लिखा होगा। ए देखिए क्या मतलब है, द कॉरस्पॉन्डिंग पावर इज सिलेक्टेड फॉर फर्दर एनालिसिस बिकॉज इट मैक्सिमाइजेज द लॉग लीनियरहुड रिलेशनशिप। जिस पे ये वैल्यू मैक्सिमम आए वो आपकी एग्जैक्ट वेट है इसका, जिस पे वैल्यू मैक्सिमम आए। जैसे हम रिग्रेशन करते हैं, एक बार नीचे भी देख लें थोड़ा सा। R² 68% है, अनोवा सिग्निफिकेंट है, कोफिशिएंट कांस्टेंट हमारा ओके नहीं है। एक काम करें, इसका कांस्टेंट भी हटा देते हैं। ओके, हमारी वैल्यू स्टिल 2 पे बेस्ट आ रही है वैल्यू वेट, लेकिन अब हमारा R² 92% हो गया है, यानी कांस्टेंट तो है नहीं। अब थोड़ा सा हमें देखना है कि हमारी इसकी वैल्यू कितनी है। ये कह रहे हैं सेकंड बार आपने रन किया, मॉडल 2 हो गया। बेस्ट पावर हमारी आ रही है 2 पे, और देख लें ये बाय डिफ़ॉल्ट SPSS में क्यों है ना, -2 से 2। तो एक काम करते हैं, अगर 2 है तो हम चेक करते हैं 1 से 3 के बीच में चेक करें, इतनी होगी, क्योंकि थोड़ा सा और बेहतर देख लेते हैं 2 पे। और इसको भी 0.5 की जगह 0.1। मैं एक्चुअल वैल्यू देखना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर मैक्सिमम वेट आएगा। तो हम 2-3 इटरेशन कर सकते हैं, और हमें सिर्फ पहले टेबल से ही काम है। ए किस पे लिखा है? 2.6 पे। 2.6 के ऊपर लिखा हुआ है ए, बेस्ट वैल्यू है। और देख लें थोड़ा सा 2.7
6 का मतलब हो गया 2.5 से लेके 2.7 के बीच में 0.001। थोड़ा सा और थर्ड डेसिमल प्लेस तक देख लेते हैं। द रेंज ऑफ पावर मस्ट बी, ओके 0.01 में करके देखते हैं। तो हमारी जो बेस्ट वैल्यू आ रही है 2.62 पे आ रही है। ओके, मान लीजिए मैं यहाँ पे कन्विंस हो गया कि हाँ ये वैल्यू काफ़ी ठीक है, वेट हमारा 2.62 की रेंज में है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो SPSS जो डाटा एनालिसिस ग्रुप पे मैंने पोस्ट लिखी हुई है, वहाँ पे मैंने ये नहीं हटाया था, इसका इंटरसेप्ट नहीं हटाया था, तो उसकी वैल्यू शायद 3 के करीब आएगी। पर इंटरसेप्ट क्योंकि सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है तो उसको हटा देना चाहिए। मान लीजिए मैं कन्विंस हो गया हूँ 2.62 पे बेस्ट वैल्यू मेरी आ रही है, वेट ही। अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे ऑप्शंस में और यहाँ पर है सेव बेस्ट वेरिएबल एज ए न्यू वेरिएबल। आपको पता है जब भी सेव का मतलब हो तो ये बोलता है डाटा फाइल के अंदर एक नया ऐड करो, रिमाइंड करवा रहा है, एक नया वेरिएबल ऐड कर दे। ओके टू सेव, ओके। और डाटा फाइल में एक नया वेट आ गया है और इस वेट के बारे में पढ़ें। ये कह रहा है जी इसका नाम है वेट फ्रॉम WLS। आपका 5वें बार में आपने किया स्क्वेयर इसका फुटेज इंटू -2.62, ये वेट इसने बना के यहाँ पे एक नया डाल दिया। तो इससे क्या होगा, वही रिग्रेशन दोबारा रन करेंगे। इस बार जो वेट है हमारा वो WLS वेट में डाल देंगे हम और ओके प्रेस करें। हमारा R² है 0.933, पहले कितना था हमारा, और ये चेक करते हैं इस चीज़ को। WLS, सारे WLS मिनिमाइज, ताकि हम बेहतर कंपेयर कर पाएँ एक बारी। पहले क्या आ रहा था हमारा, कौन सा रिग्रेशन था हमारा, लास्ट रिग्रेशन मॉडल समरी 9.1 था, पहले 919 ऑलमोस्ट 0.92 था, और अब हमारा मॉडल समरी आ गया 0.93। ये इम्प्रूव होना चाहिए वेट डालने से, तभी हमें पता लगेगा वेट सही है कि नहीं। ये वेटेड रिग्रेशन में रन कर रहा हूँ, मॉडल सिग्निफिकेंट है, ये इन दोनों के कोफिशिएंट चेंज हो गए। ये बता रहा है कि वेट भी है थोड़ा सा रेजिडुअल के बारे में। ओके, और जब मैंने इसको रन किया था तो शायद सेव के अंदर ये टिक थे स्टैंडर्डाइज अनस्टैंडर्डाइज, तो उसकी वजह से इसने फिर से प्रिडिक्टेड रेजिडुअल और ये कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो G रेजिडुअल है ये इसकी वैल्यू नहीं आती है। जब हम वेटेड को यूज़ करते हैं तो स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल की वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं होती है, और ये चीज़ इसने लिखा भी होगा अपने कहीं शुरू में, कोई एरर वगैरह इसने दिया होगा कहीं ना कहीं। WLS वेट दिया है, ये दिया है, वेटेड एस्टिमेट दिया है, ओके वेरिएबल दिया है। ओके, तो अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब ये तो हमारे पास आया नहीं स्टैंडर्डाइज वैल्यू रेजिडुअल की, ये लिखा तो है स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल, पर ये खाली होता है, ये देता ही नहीं है, तो इसको तो हटा दिया जाए। और अब क्वेश्चन ये होगा कि अगर मैं इस रेजिडुअल को प्रिडिक्टेड से करूँगा तो वही जो पहले भी प्रॉब्लम आ रही थी वही प्रॉब्लम आएगी। प्रिडिक्टेड मेरी जाएगी x एक्सिस पे, रेजिडुअल जाता y एक्सिस पे, और ये तो वही की वही, देखिए फनल शेप, वही प्रॉब्लम आ रही है। तो अब बेसिक ये आ गया कि वेट हमने कर लिया कैलकुलेट। देखिए मैं यहाँ तक एक बार रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले हमने चेक किया इन 4 के ऊपर, ES एक्सपीरियंस बेकार था, निकाल दिया, कांस्टेंट ठीक नहीं था, वो भी निकाल दिया। इन दोनों को देखा, सिग्निफिकेंट आ रहे थे, इसको हमने रन किया। जब हमने ग्राफ चेक किए तो पाया कि स्क्वायर फिटेज रिलेटेड है रेजिडुअल से, इसका मतलब इससे G रेजिडुअल से कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो हमने वेट असाइन कर लिया। वेट असाइन करके दोबारा से निकाले तो जो G रेजिडुअल है वो तो निकाला नहीं, प्रिडिक्टेड और रेजिडुअल इसने निकाल दिए। तो अब कैसे चेक करें हम कि वो होमोस्कैडिसिटी हुई या नहीं हुई। इसके लिए एक प्रोसीजर है, यहाँ पे हमें इन दोनों की नई वैल्यू निकालनी पड़ेगी, विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेटेज इनटू दिस वैल्यू, दोनों में। तो इसको करने के लिए हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म, वेटेड रेजिडुअल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेट। क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं कि क्यों निकाल रहे हैं, ये कहाँ से आ गया। तो एक्चुअली इसके लिए आपको अपने बुक से रेफ़र करनी पड़ेगी, मैं अभी आपको सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूँ। ओके, स्क्वायर रूट की स्पेलिंग में प्रॉब्लम आ गई है, SQRT डन। तो इससे हमारा एक नया आ गया वेट रेजिडुअल,
और इसी तरह से अब हम निकालते हैं वेट रेजिडुअल के बाद वेट ऑफ प्रिडिक्टेड। तो ये है हमारा प्रिडिक्टेड जो मैंने वेट के बेस पे निकाले हैं, ये दोनों आ गए। और इनका अब हम स्कैटर प्लॉट चेक करेंगे, रेजिडुअल वाई एक्सिस पे, प्रिडिक्टेड एक्स एक्सिस पे, और ये जो आएगा ये देखिए टोटली अनकोरिलेटेड है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। तो ये हमारा हुआ वेट एस्टिमेशन रिग्रेशन। मैं स्टेप्स एक बार दोबारा बताता हूँ, स्टेप्स क्या रहेंगे इसके और आउटपुट को कैसे लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो स्टेप्स ऐसे थे कि मैंने यहाँ से शुरू किया था। पहले मैंने देखा कि ये रिलेटेड था नहीं, टी टेस्ट, इसकी गुत्थी हम थोड़ी देर में सुलझाते हैं कि ये यहाँ तो रिलेटेड नहीं था, बाद में रिलेटेड क्यों हो गया। हमने पहला एक रिग्रेशन रन किया और जिसका हमने कांस्टेंट हटा दिया और एक वेरिएबल को भी हटा दिया, तो ये दोनों वेरिएबल अब रिलेटेड हैं हमारे। इसके बाद जब हमने ग्राफिकल देखा स्क्वायर फुटेज का, यानी हम स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल का हर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ग्राफ चेक करते हैं, स्कैटर प्लॉट। और होमोस्कैडिसिटी का मतलब है कि स्प्रेड सेम होना चाहिए, यहाँ पर हमें सेम नहीं लगा, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। तो हमने एक मेथड रन किया वेट एस्टिमेशन का, 3-4 बार इसको चला के देखा और जो हमें बेस्ट पावर मिली वो हमने सेव कर दिया, तो उससे हमारा आ गया ये वाला बेस्ट पावर सेव करने से। उसके बाद दोबारा रिग्रेशन रन किया और इस बार जो वेट था उसको हमने WLS वेट में डाल दिया, बाकी सब कुछ सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं किया। और जब हमने इनको सेव किया लीनियर रिग्रेशन के अंदर, अनस्टैंडर्डाइज रेजिडुअल, अनस्टैंडर्डाइज प्रेडिक्टेड वैल्यू, स्टैंडर्डाइज, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हुई कि स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल की तो वैल्यू ही नहीं कैलकुलेट की, इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट की है, इन दोनों की। अब प्रोसीजर ये बोलता है कि जब आपका वेट हो तो इनकी नई वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि ग्राफ हमेशा बनता है स्टैंडर्डाइज रेजिडुअल के साथ, तो वो तो आई नहीं वैल्यू, तो हम निकालेंगे ट्रांसफॉर्म में जाके स्क्वायर रूट ऑफ वेट इनटू प्रिडिक्टेड टू, इसके साथ हम दोनों को निकालेंगे। और इनका जब हमने चेक किया तो हमारा फाइनली अनकोरिलेटेड आ रहा है। ये लिखेंगे कैसे, हम इसमें ये लिखेंगे, नंबर 1 तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद अनोवा। अनोवा हमारा सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो इसमें कांस्टेंट नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये ओरिजिन के थ्रू जा रहा है। और प्लस यहाँ पर हमने वेट भी यूज़ किया है, जो 2.62 का वेट यूज़ किया है। R² 0.933 है, एडजस्टेड भी 0.93 के करीब ही है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे आप देखिए इंडोर आउटडोर फिर से इनसिग्निफिकेंट हो गया। मैं इसकी आपको अभी बताता हूँ क्या कहानी है इसकी, क्यों ऐसा हो रहा है। ये कहानी वही है कि एक वैल्यू इसमें आउटलायर है, वो जो हम 315 छोड़ दिया था, अभी चेक कर लेते हैं उसे। तो इसको हम लिखेंगे 178 इंटू स्क्वायर फुटेज, क्योंकि इसको या तो हम उठा सकते हैं, लेकिन अगर उस आउटलायर को मैं सेटल करता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा, तो वो भी करके देख लेते हैं। तो आउटलायर हमारा शायद 28 नंबर पे ऑब्जर्वेशन पे था, ये 315, आउटडोर की बाकी वैल्यू छोटी हैं। इसको अनसेलेक्ट कैसे करूँ मैं, हटाना हो तो मुझे, तो मैं डाटा में सिलेक्ट केस में जाता हूँ, कंडीशन इफ़ सेटिस्फाई, और यहाँ दे देता हूँ कि जो हमारा कॉस्ट है वो 315, तो इसको कैसे एक को हटाना है, मैंने दिया लेस देन या नॉट इक्वल टू दे देता हूँ मैं यहाँ पे, ये वैल्यू है 315.28, चेक कर लो मैं, इतनी है, ओके ये इतनी है 215.28। तो मैं बोलता हूँ कि इफ़ दिस वैल्यू कॉस्ट इज़ नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, 315.28, उसको सिलेक्ट करें। यानी नॉट इक्वल टू का मतलब ये हुआ, देखिए अब देख लीजिए क्या मतलब हुआ, जिसकी वैल्यू 315 थी वो सिलेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ वो कट गए। अब 39 ऑब्जर्वेशन हो गई है, बाकी सब सिलेक्टेड है। अब मैं आपको एक बार पहले तो रिग्रेशन रन करके दिखाता हूँ इन दोनों पे, और ये देखिए अभी क्या आ रहा है, सिग्निफिकेंट है 928 है, और ये देखिए इंडोर आउटडोर भी सिग्निफिकेंट है ऊपर। ये स्टार्टर्स के लिए काफ़ी हो सकता है कि क्या गुत्थी है ये, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखिए ASF एक्सपीरियंस हमारा 0.43 था, जब आपने यहाँ पे देखा इन दोनों को निकाल दिया था हमने, तब हमारा बन गया था इंडोर आउट 0.04 टी वैल्यू चेक करें 2.11,
और जब मैंने एक वैल्यू को हटा दिया जो मुझे लग रहा है कि इसमें आउटलायर हो सकता है, तो हमारा और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया, 0.006 हो गया। तो अब मैं अगर WLS वेट लगाता हूँ, वेट वेट कहाँ पर है, WLS वेट वेट 1, तो भी हमारा देखिए ये 0.038, ये सिग्निफिकेंट है एक्चुअली। वो भी चेक कर लें टी टेस्ट से, अगर ये हो कि भाई कैसे हुआ, आप ये चेक करें 0.04। देखिए सिर्फ वो एक वैल्यू ऐसी थी आउटडोर की जिसकी वजह से बहुत हाई थी वैल्यू, 315 थी, तो उससे क्या हो रहा था कि हमारा पूरा का पूरा मीन बायस्ड हो रहा था। देखिए मेरा मीन आ रहा था पहले इससे ऊपर 136, एक वैल्यू 315 थी ना, उससे मीन चला गया, और एक वैल्यू हटा देने से अब हमारा वैल्यू अब कितनी आ गई है, तो 117 आ गया 36 से। तो अब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, उस एक वैल्यू के कारण गड़बड़ हो रहा था। तो ये एक बहुत अच्छी फाइल है मालकोस्ट, जिसके अंदर बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं। इसमें आउटलायर भी है, इसमें होमोस्कैड्स्टी के अजम्पशन की भी बात है, एक इसमें ना इंटरसेप्ट रिलेटेड है, ना इसमें एक वेरिएबल है जो डिपेंडेंट से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, वेटेड का है। तो इसमें हम फाइनली आउटपुट लिखेंगे ऐसे दैट एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू 177.5 इंटू स्क्वायर फुटेज माइनस 28 इंटू इंडोर आउटडोर। अगर इंडोर है 0 करेंगे, सिर्फ स्क्वायर फुटेज से रिलेटेड आएगा, 1 पे थोड़ा सा और कम हो जाएगा। और इसका जो वेट है वो वेट हमारा 2.62 का वेट है स्क्वायर फुटेज का। इसको वेट से यूज़ करेंगे तो हमारा OLS रिग्रेशन का जंक्शन होमोस्कैड्स्टी का ट्रू है, अदरवाइज वो उसमें प्रॉब्लम थी। आई होप समथिंग इज़ क्लियर। हालांकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है ये, आप एक बार इस फाइल पे काम करके देखिए। स्टेप्स मैंने डाटा एनालिसिस ग्रुप पे लिखे हुए हैं, वो स्टेप्स भी आप देख सकते हैं और फाइल भी वहाँ से आप ले सकते हैं।